नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल एनालिसिस साइंस में स्वागत किया जाता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम यहाँ पर जो है बीएससी थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर अर्थात सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स, वो भी पेपर फर्स्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स के यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स के यहाँ पर हमने लेक्चर शुरू किया था, जिसमें ऑलरेडी हमने यहाँ पर जो है कई लेक्चर पढ़ लिए हैं। हमने यहाँ पर जो है इसमें यूनिट फर्स्ट के जो यहाँ पर यूनिट फर्स्ट दो चैप्टर में डिवाइड था, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज हम यहाँ पर सेकंड चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सेकंड चैप्टर का नाम है यहाँ पर जो है गॉस लॉ एंड एप्लीकेशन। इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में कई बार आ चुके हैं उन्हीं को यहाँ पर हम लगाएंगे। इसके पहले बता दें, अगर आपने जो है पिछला लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, सभी की प्लेलिस्ट दी गई है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ बता दें आपको जो है इस चैनल पर बीए, बीएससी, एमए, एमएससी या सभी का पेपर और उसका सल्यूशन और यहाँ पर जो है कुछ नोट्स भी आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पर इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको वहाँ प्राप्त हो सके। तो चलिए यहाँ से हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर यूनिट सेकंड, यहाँ पर यूनिट फर्स्ट ही है। यहाँ पर यूनिट फर्स्ट में जो है यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, वो भी आज हम यहाँ पर 60 आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसका सल्यूशन ही। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यहाँ पर एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अर्थात यह प्रश्न है कि हिंदी और इंग्लिश यहाँ पर दोनों में है। तो यहाँ पर देखिए हिंदी में इसका प्रश्न का मतलब होता है कि अध्यारोपण का सिद्धांत समझाइए। हमें यहाँ पर अध्यारोपण का सिद्धांत लिखना है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो चलिए इसका हम सोल्यूशन में इसका क्या है इस सिद्धांत पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर इसका सिद्धांत है, वेन नंबर ऑफ चार्ज आर प्रेजेंट हो देन, यहाँ पर आगे दिया गया था टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज इज इक्वल हो जाता है वेक्टर सम ऑफ द फोर्स बट टू द रिमेनिंग एंड अदर चार्ज ऑन द गिवन चार्ज। यहाँ पर जो है वेन जब नंबर ऑफ चार्ज आर रिप्रेजेंट हो जाता है देन तब टोटल फोर्स आर ए गिवन चार्ज अर्थात परिणामी बल पर जो गिवन चार्ज दिया हुआ इक्वल हो जाता है वेक्टर सम ऑफ फोर्स के बट द जो रिमेनिंग अदर चार्ज होता है एट द गिवन चार्ज। अर्थात इसका हिंदी का मतलब यहाँ पर है, देखिए कि अध्यारोपण का सिद्धांत के अनुसार आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता या किसी बिंदु पर आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करने के लिए उस बिंदु पर या उस बिंदु आवेश पर प्रत्येक अलग अलग आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करके उन्हें सदिश विधि से जोड़ा जाता है। यही होता है अध्यारोपण का सिद्धांत। तो चलिए यहाँ से इसी क्वेश्चन को यहाँ पर हम पढ़ लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं। यह क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में जो आपको यहाँ पर 9 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो है ये 9 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो ज़रूर इसको ध्यान से देखेगा क्योंकि इसका प्रूफ भी आता है और इसका स्टेटमेंट। यदि आपको स्टेटमेंट डायरेक्ट पूछेगा तो आपको जो है यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन यदि आप इसका प्रूफ पूछेगा तो यहाँ पर जो है आपको 9 नंबर में मार्क्स में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि स्टेट एंड प्रूफ गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक अर्थात जो है स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का नियम बताइए तथा इसे सिद्ध कीजिए। हमें यहाँ पर जो है गॉस लॉ के यहाँ पर जो है स्टेटमेंट लिखना है और साथ ही साथ इसका प्रूफ करना है। तो चलिए सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट है, सोल्यूशन में देखिए सोल्यूशन में गॉस लॉ ऐसे लिखेंगे, स्टेटमेंट करके लिखेंगे यहाँ पर दिस लॉ गिवन रिलेशन बिटवीन दिस लॉ गिवन रिलेशन बिटवीन होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस जिसे हम कॉल्ड आ गॉसियन सरफेस कहते हैं एंड द चार्ज जो होता है वह इनक्लोज्ड बाय द सरफेस होता है। यहाँ पर जो चार्ज होता है क्यों जो है इनक्लोज्ड बाय द सरफेस होता है। अब यहाँ से इट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है फाई ई, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा फाई ई होगा, फाई ई थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल हो जाता है 1/ε0 टाइम एट द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अर्थात जो यहाँ पर फाई ई के इक्वल हो जाएगा कि जो यहाँ पर फाई ई दिया गया है इसके इक्वल हो जाता है Q/ε0। यही इसका जो है ये इसका फार्मूला होता है गॉस लॉ का। तो यही फार्मूला हमें प्रूफ भी करना है, तो यही स्टेटमेंट भी यहाँ पर लिखना है आपको। तो चलिए अब इसका प्रूफ करते हैं। देखिए हिंदी में इसका क्या मतलब है। हिंदी में कह रहा है कि
इस नियम किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स हो जाता है पृष्ठ द्वारा परिबद्ध नेट आवेश के बीच संबंध बताता है। यहाँ पर जो है नियम है जो है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है तथा पृष्ठ द्वारा परिबद्ध जो नेट आवेश होता है इनके बीच संबंध बताता है। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स हो जाता है फाई ई इस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध नेट आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात जिसे फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पर क्लोज्ड इंटीग्रेशन है ई डॉट डी एस है एंड इज इक्वल टू जैसे Q/ε0, यही इसका जो है फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले को यदि आपको स्टेटमेंट डायरेक्ट पूछता है तो आपको इस स्टेटमेंट लिखना है और इस फार्मूले को ज़रूर लिखना है। अब चलिए देखिए यहाँ पर दिस इज ए इंटीग्रल फार्म ऑफ गॉस लॉ, यह जो है इंटीग्रल फार्म ऑफ गॉस लॉ है। तो कई बार इसका क्वेश्चन जो है यहाँ पर डिफरेंशियल फॉर्म में भी पूछता है, तो आगे हम यहाँ पर डिफरेंशियल फॉर्म पढ़ेंगे गॉस लॉ का। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर इसका प्रूफ लगाते हैं। इसके प्रूफ में क्या पढ़ेंगे देखिए, लेट कंसीडर किया जाता है कोई पॉइंट चार्ज हो जाता है प्लस क्यू विच इज ड्यूटेड बाय द ओ इनसाइड द क्लोज सरफेस यस पर। तो यहाँ पर जो है कोई कंसीडर किया जाता है पॉइंट चार्ज क्यू है जो ओ इनसाइड द क्लोज सरफेस यस पर होगा। लेट यहाँ पर जो डी एस है जो स्मॉल पैच हो जाता है एरिया सराउंडिंग अ पॉइंट ऑन द सरफेस। यहाँ पर डी एस जो है यहाँ पर स्मॉल पैच ऑफ एरिया होता है सराउंडिंग बाई पॉइंट पी पर। अब यहाँ से देखिए इसका यहाँ पर चित्र देखिए, फिगर यहाँ पर यह है दिया गया है कि जो यहाँ पर बिंदु आवेश हो जाता है वह पॉइंट देखिए पॉइंट ओ पर है और यहाँ पर डी एस जो है यहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ पर जो डी एस है इस पृष्ठ पर स्थित एक बिंदु पी के चारों ओर एक क्षेत्रफल अल्पांश अर्थात अल्प जो है डी एस है, यहाँ पर स्मॉल इसका एरिया है डी एस होगा। अब आगे यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से देखिए इनके बीच की डिस्टेंस यहाँ पर देखिए ये डी ओमेगा है और यहाँ से ओ से पी तक के जो बीच की दूरी है वहाँ पर आर है और यहाँ पर एन जो है यहाँ पर यूनिट वेक्टर है और ई जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलिए यहाँ से इसका फार्मूला पढ़ते हैं, देखिए सॉल्व करते हैं। अब आगे यहाँ पर दिया गया है कि लेट ओ पी इक्वल टू आर, यहाँ पर हमने बता दिया। लेट ई जो होता है ई भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है इंटेंसिटी एट ए पी पर ड्यू टू द चार्ज प्लस क्यू एट ओ पर है, यहाँ पर ये है। आगे इट्स डायरेक्शन एलॉन्ग ओ पी, यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी ओ पी की ही यहाँ पर एलॉन्ग डायरेक्शन एलॉन्ग ओ पी। देन यहाँ पर आगे दिया गया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है डी फाई ई जो होता है आउटवर्ड थ्रू द पैच डी एस इज गिवन बाई, यहाँ पर हो जाएगा डी फाई ई इक्वल टू दिया गया है ई डॉट डी एस है, जहाँ पर एक वेक्टर हटेगा तो यहाँ पर डी एस इक्वल टू क्या हो ई डॉट डी एस कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर जो थीटा है देखिए थीटा इज एंगल होता है बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर एस के बीच में होता है। यहाँ पर देखिए थीटा जो होता है यहाँ पर वेक्टर ई, देखिए वेक्टर ई और यहाँ पर डी एस के बीच में जो एंगल बनेगा वह थीटा होगा, यही हमने आगे लिखा है फिगर से ही। अब यहाँ से देखिए इसका प्रूफ पढ़ते हैं। देखिए आगे यहाँ पर है कि देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसके बारे में हमने जो है फर्स्ट यूनिट पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू क्या था 1/4πε0 Q/r² होता है। अब यहाँ पर देखिए ई के स्थान पर इसी के मान को हम यहाँ पर रख देंगे, तो यहीं पर इसका यदि मान रखेंगे तो हमारा इसका मान क्या हो जाएगा डी फाई ई। अब यहाँ से ई का मान रखेंगे इतना तो क्या हो जाएगा Q/4πε0 Q/ देखिए यहाँ पर हो जाएगा डी एस कॉस थीटा बटा R² हो जाएगा, यही हमने आगे लिखा है, सेम यही है आपको। अब यहाँ से देखिए इसी में जो डी एस कॉस थीटा बटा R² है एक सॉलिड एंगल हो जाएगा डी ओमेगा इज सस्टेन्ड बाय द पैच ऑफ डी एस एट ओ पर। तो यहाँ पर जो है डी एस कॉस थीटा देखिए डी एस कॉस थीटा पान R² जो दिया गया है यहाँ पर जो है सॉलिड एंगल एक यहाँ पर है डी ओमेगा, इसी से इसको डिनोट किया जाता है। देन यदि जो है यहाँ पर डी एस कॉस थीटा बटा R² इस सॉलिड एंगल डी ओमेगा हो जाएगा। देन इस फार्मूला फिर चेंज हो जाएगा, इस फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर डी फाई ई इक्वल टू हो जाएगा Q/4πε0 इंटू डी ओमेगा हो जाएगा, यही लिखा है आगे। अब यहाँ से देखिए टोटल आउटवर्ड फ्लक्स जो होता है यहाँ पर आउटवर्ड जो फ्लक्स होगा फाई थ्रू द सरफेस यस इज गिवन बाई, तो देन तब टोटल आउटवर्ड यहाँ पर फ्लक्स निकालेंगे तो फाई इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस हो जाएगा।
अब यहाँ पर यदि इनका इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर जो है डी हट जाएगा, फाई आ जाएगा, और यहाँ पर क्लोज इंटीग्रेशन इस तरफ होगा तो यहाँ पर डेल, यहाँ पर फाई डॉट डी एस, तो डी एस का यहाँ पर देखें इसके इक्वल क्या है 4/पाई/0 एंड यहाँ पर क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से देखिए इतने का जो मान होता है वह 4 पाई होता है। देखिए यहाँ पर जो बट लिखा गया है क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा इक्वल टू 4 पाई, क्योंकि द सॉलिड एंगल जो होता है वह सस्टेंड होता था इंटर द क्लोज सरफेस यस एटो के बीच में। तो इसका मान यहाँ पर हम रखेंगे, देखिए यहाँ से यदि इसका मान रखेंगे तो 5e⁴ अब इसके जो स्थान पर है, इसके स्थान पर हम रख देंगे क्या 4 पाई। यदि हम यहाँ पर 4 पाई रख देंगे तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। सिमिलरली हमें यही फार्मूला प्राप्त हो जाएगा और यही फार्मूला ही हमें सिद्ध करना था। तो दिस इज ए गॉस लॉ, तो यही होता है गॉस लॉ, इसका प्रूफ हो गया यहाँ पर। तो चलिए यहाँ से हम देखिए गॉस लॉ जो इंटीग्रल फॉर्म में भी हमने पढ़ा था, अब यहाँ से गॉस लॉ को हम डिफरेंशियल फॉर्म में पढ़ेंगे। यह क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार 9 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। इनमें से जो है इस चैप्टर से लगभग 2 क्वेश्चन जो है फिक्स है, हर बार पेपर में आते हैं। तो यहाँ पर गॉस लॉ और जो गॉस लॉ डिफरेंशियल फॉर्म और इसका जो इंटीग्रेशन फॉर्म, दोनों में से कोई एक हर साल आता है। तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ से हम डिफरेंशियल फॉर्म पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑब्टेन गॉस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म इक्वेशन है, अर्थात गॉस के नियम को अवकलन रूप में प्राप्त कीजिए। तो चलिए यहाँ से अवकलन रूप में प्राप्त करते हैं। सिंपली यहाँ पर हेडिंग डालेंगे गॉस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म इज यूजुअल फॉर्म द गॉस लॉ इज रिटेन एस। यहाँ पर जो है हम इसे सबसे पहले इसको जो यहाँ पर इंटीग्रल फॉर्म ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ पर जो है इंटीग्रेशन फाई E.ds इक्वल टू क्या होता है Q/4πε0। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, अभी हमने यहीं प्रूफ किया था। अब यहाँ से देखिए आगे, सपोज यहाँ पर मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम भी इनक्लोज्ड बाय द सरफेस यस है, एंड जहाँ पर रो है, रो भी द, यहाँ पर देखिए रो भी द चार्ज डेंसिटी है, देन तब चार्ज डेंसिटी अर्थात चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, देन चार्ज इज स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट हो जाए तो देन तब क्या हो जाता है dV हो जाएगा, यही लिखा है। अब आगे इसी को हिंदी में लिखा कि आवेश का जो सतत वितरण जो मानकर व्यापक रूप में दे सकते हैं, अर्थात जो यहाँ पर रो है, रो आवेश घनत्व को तब एक अनंत सूक्ष्म या आयतन या अव्यय dV में आवेश में लिखा जाता है। तो क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर हो जाएगा dQ इक्वल टू रो dV। यह इक्वेशन को याद रखना, dQ इक्वल टू रो dV। अब इसका यदि इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, ये टोटल चार्ज निकालेंगे तो इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन वॉल्यूम V के सापेक्ष करें तो V रो dV हो जाएगा। इसे क्वेश्चन नंबर सेकेंड मान लेंगे। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर Q का मान निकल गया। अब इसी Q के मान को यहाँ पर हम रखते हैं, देखिए इसी के मान जो यहाँ पर Q के मान पर रख देंगे, तो यहीं रखेंगे तो हमें फार्मूला क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाउ बिकम से यहाँ पर क्लोज इंटीग्रेशन सरफेस यस E.ds इक्वल टू 1/ε0। इंटीग्रेशन फॉर्म है वॉल्यूम एंड रो dV है, इसे इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेंगे। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से हम देखें यहाँ पर जो चेंज सरफेस है, यहाँ पर सरफेस जो है यहाँ पर दिया गया है, देखिए चेंज सरफेस इंटीग्रल इनटू द वॉल्यूम इंटीग्रल। यहाँ पर जो सरफेस है इसे हम चेंज करते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल फॉर्म में। देखिए जो वॉल्यूम दिया गया इसे हम चेंज करेंगे सरफेस फॉर्म में। तो यहाँ से हम एक फार्मूला अप्लाई करेंगे गॉस डिवर्जेंस थ्योरम। देखिए यहाँ पर गॉस डिवर्जेंस थ्योरम, देखिए गॉस डिवर्जेंस थ्योरम होता क्या है कि गॉस डिवर्जेंस थ्योरम होता है कि क्लोज इंटीग्रेशन सरफेस यस E.ds इक्वल टू हो जाता है इंटीग्रेशन V डिवर्जेंस E.dV होता है, इसे इक्वेशन नंबर 4। अब इसी का यूज हम यहाँ पर इस इक्वेशन में करेंगे, यही है गॉस डिवर्जेंस थ्योरम, इसी को इसमें अप्लाई करेंगे। अब यहाँ से देखिए φ.EDS के स्थान पर हम इसको लिख देंगे, सिमिलरली इसको लिख देंगे। इसको लिखने के बाद देखिए हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन, देखिए इसको लिख देंगे यहाँ पर तो हमें प्राप्त हो जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन वॉल्यूम डिवर्जेंट ई वेक्टर E.dV हो जाएगा इक्वल टू 1/4πε0। यहाँ पर इंटीग्रेशन वॉल्यूम V रो dV हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इन दोनों को देखें, यहाँ पर हम थोड़ा इसमें से कंबाइनिंग करेंगे। यहाँ पर देखिए इंटीग्रेट से जो यहाँ पर
देखिए यहाँ पर ये सरफेस वाला सेम हो गया, तो यहाँ से देखिए इसे कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए डिवर्जेंस ई इक्वल, यहाँ पर ये भी सेम है ये भी सेम है, तो यहाँ पर ये और ये सेम है, तो यहाँ पर जो डिवर्जेंस ई इक्वल हो जाएगा, क्या डिवर्जेंस ई इक्वल हो जाएगा रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यही जो है इसका डिफरेंशियल फॉर्म हो जाता है डिवर्जेंस, यहाँ से डिवर्जेंस ये वेक्टर ई इक्वल टू हो जाता है रो बटा एप्सिलॉन नॉट। इसी को ही हम कहते हैं जो है गॉस लॉ ऑफ डिफरेंशियल फॉर्म। यह इक्वेशन कई बार जो है पूछा जा चुका है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। यही हो जाता है दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ इन ए फ्री स्पेस में, या इसी को हम गॉस नियम का अवकलन स्वरूप भी कहते हैं। तो चलिए यहाँ से अब तीसरा क्वेश्चन हो गया, अब चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर सो दैट दिखाई फाई इक्वल टू 1/r है, इसे सेटिस्फाई कीजिए लैप्लासी इक्वेशन एंड डिवर्जेंस ग्रेडियंट साई फाई इक्वल टू 0 होगा। तो चलिए इसका हम प्रूफ करते हैं यहाँ पर कि दिखाना है कि जो फाई इक्वल टू 1/r जो है यहाँ पर लाप्लास का समीकरण डिवर्जेंस ग्रेडियंट इक्वल टू 0 को संतुष्ट करता है। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। यह क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट यह भी है, जो पेपर में कई बार आ चुका है। इसमें से जितने क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं सभी यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन इसमें मौजूद हैं, तो ज़रूर सभी क्वेश्चन यहाँ पर पढ़िएगा। एक बार भी अगर नहीं समझ में आए दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, ताकि आपको जो यहाँ पेपर में आसानी हो, इसमें से आप आधे से ज़्यादा मार्क्स यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसी टॉपिक से, तो यहाँ पर देखिए इसके प्रूफ में सबसे पहले लैप्लासी इक्वेशन क्या है, डिवर्जेंस ग्रेडियंट फाई इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए यही प्रूफ करना है, तो हमें डिवर्जेंस लैप्लासी इक्वेशन क्या होता है कि डेल स्क्वायर, देखिए डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू 0, अर्थात इसका यही मतलब हो जाता है, डेल स्क्वायर मतलब हो जाता है आई डेल स्क्वायर बता, देखिए डेल स्क्वायर है तो डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर जे डेल स्क्वायर अपान डेल वाई स्क्वायर, सिमिलरली प्लस जो होता है डेल स्क्वायर अपान डेल जेड स्क्वायर होता है। तो यही हमने जो है डेल स्क्वायर इक्वल टू इसको लिख सकते हैं हम, यही हमने लिखा है, डेल स्क्वायर इक्वल टू इतना लिख लेंगे। अब यहाँ से आगे यहाँ पर देखिए फाई इक्वल टू दिया गया था पहले से, फाई इक्वल टू जो है 1/r जो होता है इसको संतुष्ट करता है। तो यहाँ पर फाई के स्थान पर हम क्या रख देंगे 1/r, तो हमें प्राप्त क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर 1/r प्राप्त हो जाएगा, जहाँ r क्या होता है कि जो मैग्नीट्यूड हो जाता है पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट एक्स वाई जेड का। तो सो दैट यहाँ पर यदि जो है आर जे जो है मैग्नीट्यूड हो जाता है पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट एक्स वाई जेड का, देन तब यहाँ पर हो जाएगा आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर होता नहीं है कि आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यदि इस स्क्वायर को उस तरफ ले जाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो रूट को पावर में क्या लिख सकते हैं 1/2। तो यही हमने लिखा है आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर जो है पावर है 1/2 है। अब यहाँ से देखिए इसी फार्मूले को लिखेंगे डेल स्क्वायर 1/r, इसे 1/r लिखेंगे तो डेल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है डेल स्क्वायर अपान डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपान डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपान डेल जेड स्क्वायर। अभी देखिए 1/r लिखेंगे तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, यदि इसको हम 1/r लिखेंगे तो सिमिलरली इसको ऐसे ही रहने देंगे, सिर्फ पावर को क्या कर देंगे माइनस पे चेंज कर देंगे, क्योंकि यहाँ से अपान में जाएगा तो इसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा फिर से वह माइनस ही आ जाएगा पावर, तो माइनस हमने यहाँ लिख दिया है -1/2 इंटू जो है इंटू की पावर यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2 हो जाएगा। अब देखिए तो चलिए यहाँ से अभी इसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर डेल स्क्वायर अपान डेल एक्स स्क्वायर का करेंगे इसके साथ, तो यहाँ पर सबसे पहले हम डेल बाई डेल एक्स करेंगे, फिर से उसका दोबारा कर देंगे तो हमें यहाँ डेल स्क्वायर अपान डेल एक्स स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले करेंगे डेल बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर -1/2 है। अब यहाँ से जो पावर है -1/2 बाहर आ जाएगा -1/2, क्योंकि जो फार्मूला होता है कि एक्स की पावर एन का यदि डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है एन एक्स हो जाता है, एन -1 होता है। तो यहाँ पर जो एन होता है वो बाहर आ जाता है, उसकी इंटू में हो जाता है और उसकी पावर में एक -1 हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसकी पावर क्या है -1/2, तो यह बाहर आ जाएगा -1/2, और इसकी में से एक कम कर देंगे -1/2 -1 हो जाएगा, तो 2 एक कम 2 एक -3 हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए सिमिलरली इसकी पावर जो है -3/2 हो जाएगी। अब फिर से एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। सिमिलरली हमें -एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो दोबारा क्या हो करेंगे तो इसका डेल स्क्वायर अपान डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसकी भी यहीं रहेगा। तो डेल बाई डेल एक्स इसका हम दोबारा करेंगे, यहाँ से 2 से 2 पहले से कैंसिल हो गया था, -एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2 है।
अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए ध्यान से, अब यहाँ से इनटू में है तो सबसे पहले इसे छोड़ देंगे, हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। यदि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -3/2 बाहर आ जाएगा, -3/2 हो जाएगा, और माइनस पहले से तो माइनस माइनस इसलिए प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से इसकी पावर जो है -3/2 की पावर यदि -1 फिर से हो जाएगा, 2 1 कम 2 माइनस हो जाएगा -3, तो 2 1 कम 2 -3 और -2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 5/2 आ जाएगा इसकी पावर में। और एक्स स्क्वायर का फिर से करेंगे तो 2x हो जाएगा, जिसके अनुसार यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसीलिए जो है 3x स्क्वायर, एक्स से एक्स इसमें मल्टीप्लाई हुआ 3x स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -5/2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए अब की बार हम इसका डिफरेंशिएशन छोड़ देंगे, अब की बार इसका करेंगे तो एक्स का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, तो सिमिलरली इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, देखिए इसकी पावर 5/2 है, इसकी पावर -3/2 है, तो यदि हम यहाँ से जो है इसकी पावर के यदि हम यहाँ से कॉमन ले लें -3/2, यदि इसमें से हम जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर जो है -3/2 यदि कॉमन ले लेंगे तो सिमिलरली हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 3x स्क्वायर जो है इनटू में, देखिए इसे हम इस तरह ही सॉल्व करेंगे, इसे हम अपान में डाइट कर देंगे, तो इसकी पावर जो है यहाँ से -5/2 है, तो यहाँ पर इसका अपान में चला जाएगा, तो क्या प्राप्त हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -5/2 हो जाएगा। सिमिलरली यह भी जो है अपान में आ जाएगा, क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर जो है यहाँ पर -3/2 हो जाएगा। अब यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए, तो यदि इसके हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर इसको, तो यहाँ पर अपान में पावर ये हो जाएगा, ये वाला तो यहाँ अपान में चला जाएगा, तो इस तरफ क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, और इसका जो यहाँ पर पावर -3/2 है, यहाँ पर पावर 5/2 है, तो यहाँ पर एक जो है यहाँ पर पावर इसमें से ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है एक प्लस हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ 1 अपान में था तो इसमें से एक गुणा हो जाएगा, तो हमें सिमिलरली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा, और माइनस के अंदर जाएगा तो सभी माइनस हो जाएंगे इसके अंदर। अब यहाँ से बटा में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 5/2 हो जाएगा। सिमिलरली आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ सिमिलरली प्राप्त हो जाएगा 3x स्क्वायर में से यदि एक एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो 2x स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा, और सिमिलरली इसको ऐसे नहीं देंगे तो -y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इसकी अपान में जो है पावर वैसे ही रहेगा। सिमिलरली इसी तरह सॉल्व करेंगे, यदि हम यहाँ से एक बार इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे डेल बाई डेल एस का इसके साथ, तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें ये वाला आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ से हमें दूसरा निकालना है नहीं है, इसी से हम डायरेक्ट उसको यहीं से हम बना देंगे। देखिए इसको यदि हम यहाँ पर डेल बाई डेल एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन के हमें यह प्राप्त हुआ, यदि हम y का करेंगे तो सिमिलरली चेंजेस क्या हो जाएगा, जहाँ एक्स स्क्वायर है वहाँ y हो जाएगा, और जो y है यहाँ पर x हो जाएगा, सिमिलरली यहाँ पर x हो जाएगा, तो यही हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से अपान में सेम वैसे ही रहेगा। सिमिलरली यदि हम z का जब करेंगे तो z के लिए क्या करेंगे, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर ये जेड है, यदि हम जेड का करेंगे तो यहाँ पर 2z स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रहेगा, ये वाला वैसे सेम रहेगा। सिमिलरली हमें यह प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इन सभी इक्वेशन को यदि हम जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए सभी का ऐड है, यहाँ पर डेल बटा डेल स्क्वायर पान डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर पान डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर पान डेल जेड स्क्वायर सभी का ऐड है। तो यदि हम इसको जोड़ेंगे सभी समीकरण को, तो ध्यान से देखिए यदि हम सभी समीकरण को जोड़ देंगे तो हमें यह प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर नीचे की पावर सेम में था तो सभी अपान में हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, 2y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 2z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए 2x स्क्वायर, देखिए 2x स्क्वायर प्लस में है, यहाँ पर यह भी माइनस है, यह भी माइनस है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, वो भी माइनस में, तो यह दोनों जो है कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। सिमिलरली यदि वाई स्क्वायर, देखिए 2y स्क्वायर का करेंगे तो देखिए माइनस या प्लस में है, यह भी माइनस में है, और यह भी माइनस है, 2y स्क्वायर 2 है, दोनों माइनस में है, तो -2y स्क्वायर हो जाएगा, -2y स्क्वायर से +2y स्क्वायर कट जाएगा। सिमिलरली इसी तरह जेड वाला कट जाएगा, तो हमें जो है ऊपर अपान में 0 बटा इतना प्राप्त हो जाएगा। तो जीरो को यदि हम कुछ से भी किसी से कुछ जितना भाग देंगे डिवाइड करेंगे तो उसका मान 0 हो जाता है। तो सिमिलरली हमें 0 सिद्ध करना था, तो 0 हमारा सिद्ध हो चुका है। तो चलिए यहाँ से हम 5वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन यह है कि व्हाट इज द डायपोल मोमेंट ऑफ करंट, जो विद्युत धारा का जो ध्रुवघूर्ण क्या होता है, तो NIA इसका फार्मूला ही होता है कि व्हाट इज डायपोल मोमेंट ऑफ करंट, जो किसी धारा का जो ध्रुवघूर्ण होता है वह NIA होता है।
अब यहाँ से एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज ए इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो सम विभव पृष्ठ क्या है? ए सरफेस विच हैज़ सेम पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स। जहाँ वह सतह जिस पर जो है सभी बिंदुओं पर जो विभव होता है समान विभव होता है, सभी बिंदुओं पर समान विभव होता है, उसी को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। तो यही इसका जो है यहाँ पर इसका मान हो जाएगा, अर्थात इसी की परिभाषा यही हो जाएगी। जो वह सतह जिस पर सभी जो बिंदुओं पर यदि समान विभव होता है तो उसी को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ही कहते हैं। तो चलिए यहाँ से वीडियो समाप्त हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर इसमें से 2 लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इसको लॉन्ग पढ़ने के बाद जो है उसके बाद जो लेक्चर आएगा यूनिट सेकेंड का आएगा, वहाँ से हम यूनिट सेकेंड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पहली बार है चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।